जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 97। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 97। लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल इंटरनल कंट्रोल का, जिसमें हमने पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे और फिर उसके बाद एक सिस्टम, हाँ जी 1 एक्सपेक्ट, इसके बाद सेल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया था हमने। सेल सिस्टम में हमने पहले उस पूरे सिस्टम में जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को समझा, फिर उसके बाद कंट्रोल्स की तरफ गए। डायरेक्ट कंट्रोल्स की तरफ जाएंगे तो सिस्टम समझ नहीं आएगा कोई भी। पहले हमने एक्टिविटीज़ को समझना होता है, और नॉर्मली बुक्स में डायरेक्ट कंट्रोल्स वगैरह लिखे होते हैं, एक्टिविटीज़ नहीं लिखी होती। इसलिए पहले हमने एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने कंट्रोल्स को डिस्कस किया। आपको मैंने कहा था आपने रीडिंग करनी है सेल सिस्टम की, और उसमें सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज़ वाले पोर्शन को रीड करना है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को रीड नहीं करना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को भी रीड नहीं करना, ठीक है। और उम्मीद है कि आपने कंट्रोल एक्टिविटीज़ को भी रीड नहीं किया होगा। किया होता तो असाइनमेंट ना की होती। 60 बच्चों में 6-7 सिर्फ असाइनमेंट की हुई है, कोई फायदा है। रीड भी किया भी है तो उसका कोई फायदा नहीं, उससे बेहतर था रीड ना करते हैं, क्योंकि रीड किया हो, तैयारी की हो, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर सके, क्या फायदा। कहाँ असाइनमेंट की है, रिटर्न असाइनमेंट की है। चलें, बहरहाल असाइनमेंट किया तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं पास्ट पेपर्स के असाइनमेंट में जो क्वेश्चन थे उनकी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेरे भाई बताइए, क्या लिमिटेशंस है। ह्यूमन एरर्स, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कोलुजन। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। बाकी भी लिख देंगे इसी तरह आगे चल। अच्छा, इसमें कितने पॉइंट्स लिखेंगे। क्यों 7 लिखते हुए मौत पड़ती है मेरे भाई को। फिर वही बार बार कलब के मर गया मैं, खप गया मैं। एक पॉइंट का एक नंबर एज्यूम ना किया करें, सेफर साइड पे रहा करें। जितने हाँ हो सकता है 0.75 का एक पॉइंट हो, हमें क्या पता। मार्किंग स्कीम आपके सामने, मार्क्स आपके सामने है, मार्किंग स्कीम तो नहीं है ना। तो मार्किंग स्कीम में कैसे आप वैल्यूएट कर लेते हैं कि हमेशा 1 पॉइंट का एक नंबर ही होगा। कभी 1 पॉइंट का एक नंबर होता भी है, मानता हूं, लेकिन कभी 1 पॉइंट का आधा नंबर भी होता है। अगर मार्किंग स्कीम आई तो फिर अच्छा वाला क्वेश्चन आता होगा। 2 पॉइंट भी आपको आते, 5 याद किए तो बाकी 2 भी तो आते होंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली। आगे चलते हैं। मेंशन एनी 6 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स which an item may perform in respect of dispatch of goods and invoicing in an organization where all related documents are prepared manually। अच्छा, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं, परेशान नहीं होना। मैंने खुद आपसे कहा था नहीं, मुझे याद है मैंने कहा था नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपसे ये जजमेंट करवाना चाह रहा हूं कि आप सही कंसेप्ट के ऊपर पहुंचते हैं कि नहीं। इसमें सबसे अहम चीज क्या है, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बाद जो अहम चीज है वो है डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड इनवाइसिंग। डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड इनवाइसिंग, डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड इनवाइस। अच्छा, इसका मतलब डिस्पैच ऑफ गुड्स सिस्टम कौन सा है, सिस्टम कौन सा है। सेल्स में डिस्पैच होता है ना, परचेजेस में तो रिसीट होती है, तो ये सेल सिस्टम है। अच्छा, सोच के मुझे बताइए सबसे पहले सिस्टम कौन सा, डिपार्टमेंट कौन सा, खा गए मार। डिस्पैच और इनवाइसिंग दोनों डिपार्टमेंट है। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट को बिलिंग भी कहते हैं, दोनों डिपार्टमेंट। अच्छा, इन दोनों डिपार्टमेंट्स में कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज भी होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। उसने क्या पूछा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो डायरेक्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखने हैं। क्या कंट्रोल एक्टिविटीज लिखनी चाहिए, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखने चाहिए, नहीं लिखने चाहिए। क्लियर हुई है बात। अब आपकी मर्जी है, ज्यादा बेहतर तो यह है कि डिस्पैच ऑफ गुड्स की हेडिंग देखे, इसकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अलग लिखें, जब भी याद करेंगे और लिखेंगे, और इनवाइसिंग की हेडिंग देके इसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अलग लिखे। लेकिन हेडिंग दिए बगैर इकट्ठे करके भी लिख सकते हैं, हेडिंग दिए बगैर इकट्ठे करके। लेकिन ज्यादा बेहतर अप्रोच क्या है, हेडिंग देके जब जहां कहीं मुमकिन हो सके
तो क्लासिफिकेशन करके आंसर को प्रेजेंट करना, सेपरेट हेडिंग दे के आंसर को प्रेजेंट करना अच्छा होता है। ये क्वेश्चन समझ आ गया? आगे चलते हैं। स्टेट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच शुड बी एक्सरसाइज्ड ओवर ए सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल सिस्टम। एक मिनट मेरे भाई, उसने कह दिया 4, मार्क्स भी 4 है, अब तसल्ली हो गई, अब कंफर्म हो गया क्या कि ए का 1 नंबर है, तो मेरा भाई एक मिनट है, कितने लिखेंगे? 5 लिखेंगे। शाबाश शाबाश, माने टू बी ऑन सेफ साइड एक हमने, एक आधा पॉइंट हमने एक्स्ट्रा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब फिर वही डिसीजन, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चन ये पता चल गया, इंटरनल कंट्रोल के लफ्ज से। अगला डिसीजन करें, सिस्टम कौन सा है? सेल सिस्टम। लेकिन ये ट्रेड रिसीवेबल सिस्टम, ये तो बड़े, सिस्टम का मतलब यही होता है कि सेल्स के साथ जो रिलेटेड एरिया है वो भी कवर हो जाएंगे, तो ये सेल सिस्टम है। सेल सिस्टम का डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट कौन? भाई हर सिस्टम के 4 डिपार्टमेंट होते हैं ना, और फिर उस डिपार्टमेंट के कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज और टेस्ट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो डिपार्टमेंट कौन सा है? नहीं बताया, सेल्स एरिया सिस्टम है, सिस्टम, डिपार्टमेंट मेंशन नहीं किया। इसका मतलब हमारे लिए अच्छी बात है, ये कोई से भी लिख सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी डिपार्टमेंट के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। आप चाहे तो किस डिपार्टमेंट के लिखेंगे? आप डिस्पैच के, आप ऑर्डर डिपार्टमेंट के भी लिख सकते हैं, डिस्पैच के भी लिख सकते हैं, इनवाइसिंग के भी लिख सकते हैं, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी लिख सकते हैं, मिक्स करके भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। वैसे मुझे जो ज्यादा अच्छा लगता है ना वो ये कि हर एक डिपार्टमेंट अगर आते हो तो उसको बताएं, हर एक डिपार्टमेंट में से एक एक हम लिख दें, ये ज्यादा कंप्रीहेंसिव आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर नहीं तो फिर किसी एक डिपार्टमेंट का भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो हमारी मर्जी जिसमें डिपार्टमेंट के फिट कर दें। भाई ये बात समझ आई आपको? कंट्रोल ऑब्जेक्ट जी मेरे भाई। नहीं, क्या ये बताने की जरूरत है जब ऑब्जेक्टिव लिखेंगे? नहीं, जरूरत नहीं, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन कर दे तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा। एक तो हमने सोना ये कि दिया क्या कि डिपार्टमेंट्स उसे एक एक, हर डिपार्टमेंट का उसे मसाला दे दिया, उसे हर डिपार्टमेंट में से एक एक, और फिर ये और सुहागा क्या कि उसकी हेडिंग भी बना के अगर कर दे तो बेहतरीन, क्या ही बात है। वरना ना भी करे तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, उसे ऑब्जेक्टिव पूछा, ऑब्जेक्टिव बता देंगे। भाई आंसर क्लियर? भाई छोटा, थोड़े से क्वेश्चन थे। अपेंडिक्स आते हैं, अपेंडिक्स की तरफ। आप तो जैसे असाइनमेंट कर, मैं क्यों डिस्कस करूं? आप असाइनमेंट करके थोड़ी आए हैं, नहीं डिस्कस करने, मैंने नहीं करना। इसको क्या हो गया? वो भी नाराज हो गया। थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिएगा। अच्छा रिज्यूम कर दें, इंश्योर कर लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है जी। अब हम चलते हैं आपको जो केस स्टडी की असाइनमेंट दी थी उनकी डिस्कशन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है केस स्टडी है, इतनी बढ़िया क्वेश्चन केस स्टडी हो सकता है, और क्या होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन दे के नीचे उसने बताया कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताए, ये पूछा होगा। और ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन के साथ नहीं पूछता, दो तीन लाइनों के बाद पूछ लेता है रिप्रोडक्शन का, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन दे के केस स्टडी पूछता है। नहीं, कुछ चीजों पे आईक्यू पे भरोसा किया जा सकता है कि आप अगर पेपर देने नहीं जाएंगे तो आपको कभी पास नहीं करेगा। आप तैयारी करके नहीं जाएंगे तो हो सकता है पास कर दे, हो सकता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ पेयर इंटरनेशनल कंपनी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 डेफिशिएंसीज। 5 डेफिशिएंसीज बतानी है। डेफिशिएंसी वीकनेस इंटरनल कंट्रोल को कहते हैं। रिकमेंड ए कंट्रोल टू एड्रेस ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसीज। कंट्रोल्स बताना है एक जो इन डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए।
डिस्क्राइब ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल एप्पल एंड कंपनी वुड परफॉर्म टू असेस इफ ईच ऑफ द कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बताना है। अगर कंट्रोल सही, ठीक है, ये वाली इसको इग्नोर कर देते हैं, थर्ड को आज, ये आप आज जाके कर लीजिएगा जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ हम डेफिशिएंसीज रिकमेंडेशन की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करें जी। पीयर इंटरनेशनल कंपनी इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कोई इंटरनल कंट्रोल वीकनेस? अभी तो सिस्टम शुरू भी नहीं हुआ। It has factories across the country and its customer base includes retailer as well as individual to whom direct sales are made through their websites. वेबसाइट के जरिए से सेल कर रहा है, इसका मतलब आईटी सिस्टम यूज कर रहा है। लेकिन अभी भी उसने हमें सेल्स सिस्टम की एक्टिविटीज के बारे में कुछ नहीं बताया। अभी ब्रॉड लेवल पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, इंटरनल इंफॉर्मेशन अभी उसने कोई डिस्कस नहीं की। द कंपनीज ईयर एंड इज 30 सितंबर 2012। ये भी सिस्टम नहीं। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ एप्पल एंड कंपनी, यानी जो सीए फर्म है उसका नाम क्या है? एप्पल एंड कंपनी। एंड आर करंटली रिव्यूइंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीयर्स इंटरनल कंट्रोल इन प्रिपरेशन फॉर द इंटरिम ऑडिट। वो कह रहा है आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर रहे हैं। इस सारे पैराग्राफ में उसने सिर्फ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, सिस्टम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये हमें इससे अंदाजा हो गया है कि सेल्स सिस्टम बताने जा रहा है शायद हमें, क्योंकि उसने ऊपर सेल्स का तस्करा कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इससे एग्री करते हैं? उससे सिस्टम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई हमें। आगे चलते हैं। टीएस वेबसाइट अलाउज इंडिविजुअल टू ऑर्डर गुड्स डायरेक्टली एंड फुल पेमेंट इज टेकन इन एडवांस। वेबसाइट के ऊपर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करते हैं, कस्टमर भी इसी तरह वेबसाइट पे जाके ऑर्डर फॉर्म फिल करता है और एडवांस में सारे पैसे जमा करवा, जैसे आप भी एडवांस में फीस जमा करवा देते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई वीकनेस? कोई वीकनेस नहीं। आगे, करंटली द वेबसाइट इज नॉट इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? लिंक्ड की हो, एक जगह पे एंट्री करे दूसरी जगह पे उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाए। करंटली वेबसाइट इज नॉट इंटीग्रेटेड। अच्छा, जहां पे केस स्टडी में नॉट का वर्ड आ जाए ना, अंदाजा लगा ले कि तकरीबन वीकनेस होगी। वीकनेस होगी, 100% रूल नहीं है लेकिन अक्सर वीकनेस। नॉट इंटीग्रेटेड विद इन्वेंट्री सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर आ रहे हैं और इन्वेंट्री लेवल चेक नहीं हो रहा, क्योंकि वो सेल्स सिस्टम इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेटेड ही नहीं है। ऑर्डर एक्सेप्ट करते हुए इन्वेंट्री का कोई लेवल चेक नहीं हो रहा। आगे उसने खुद से भी कह दिया, एंड इन्वेंट्री लेवल आर नॉट चेक्ड एट टाइम व्हेन ऑर्डर्स आर प्लेस्ड। अच्छा, ये फर्क है सीए के और एसीसीए की वीकनेस का। अगर सीए का क्वेश्चन होता ना, वो सिर्फ यहीं तक आपको इंफॉर्मेशन देता और कहता इसी इंफॉर्मेशन से अंदाजा लगाएं कि इन्वेंट्री लेवल चेक नहीं हो रहा होगा। आप लगा सकते हैं इसी इंफॉर्मेशन से भी अंदाजा कि अगर दोनों सिस्टम सेल्स इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है तो सेल्स एक्सेप्ट करते हुए, ऑर्डर एक्सेप्ट करते हुए इन्वेंट्री लेवल चेक नहीं किया जा रहा। एसीसी में थोड़ा चूंकि वो रिक्वायरमेंट में भी उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, उसने देखे खुल के बात कर दी, इन्वेंट्री लेवल आर नॉट चेक्ड एट टाइम एंड ऑर्डर्स आर प्लेस्ड। इसको अंडरलाइन करें, ये है असल में सिस्टम में वीकनेस जो हमने कल स्टडी किया था कि चेक होने चाहिए। ये एसीसी के क्वेश्चन में नॉर्मली वीकनेसेस को उसने क्वेश्चन के अंदर ही बताई होती है, हमने उस लाइन को ढूंढ के एज इट इज भी छाप दें तो काम चल जाता है हमारा। लेकिन सीए में कुछ थोड़ा सा हमें जजमेंट्स भी अप्लाई करना पड़ती हैं, वो क्लियरली वीकनेसेस नहीं बताता। हमें थोड़ा सा बाज़ औक़ात ये कभी क्लियरली बता भी देता है, कभी थोड़ा सा हमें ये भी सोचना पड़ता है कि अच्छा इस डिपार्टमेंट में और कौन सी एक्टिविटी है जो होनी चाहिए नहीं हो रही। क्या सेल इनवाइस जैसे ही बनती है फौरन आगे ट्रांसफर कर दी जाती है कि इसकी कोई रीचेकिंग होनी चाहिए? क्या क्वेश्चन में उसने रीचेकिंग के बारे में बताया है? नहीं बताया, तो इसका मतलब है ये भी एक वीकनेस है। तो मिसिंग सीए के क्वेश्चंस में मिसिंग कंट्रोल्स भी होंगे जो आपने आइडेंटिफाई करने होंगे। एसीसी के क्वेश्चन में नॉर्मली मिसिंग कंट्रोल्स नहीं होते, वो क्वेश्चन में बताया था ये कंट्रोल नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो वो निस्बतन आसान होता है, इजी क्वेश्चन होते हैं एसीसीए के। लेकिन हमारा चूंकि हमारे क्वेश्चन बैंक में शामिल है, प्रैक्टिस हमने करनी है और वैसे भी स्टार्ट के लिए अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन याद रखें, जब तक सीए के क्वेश्चन ना करें ना, आपने ये नहीं समझना कि आप एग्जाम लेवल की तैयारी हो गई है। सिर्फ एसीसीए के क्वेश्चन से नहीं होगा। ये चूंकि हमारा पहला क्वेश्चन है कंट्रोल्स का, इसलिए मैंने
और हमारे क्वेश्चन बैंक में भी है, इसीलिए हमने इसको पिक किया। क्वेश्चन बैंक में मेरा वाला है कि पता नहीं है, चले नहीं भी है फिर भी। ये समझ लगी आपको वीकनेस? इसकी रिकमेंडेशन क्या है? नहीं, एक मिनट हारे, ये है वीकनेस। मैं कंप्लीट पिक्चर आपके सामने रखता हूँ। वीकनेस के बाद हमने क्लाइंट को बताना होता है इसकी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब है अगर वीकनेस ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वीकनेस ऐसे ही, मुझे बताइए, अगर ऐसे ही चलता रहे, इम्प्लीकेशन क्या है इसकी? इम्प्लीकेशन क्या है? कि ऐसे ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएंगे जिनकी इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, डिलीवरी लेट हो जाएगी, कस्टमर डिसैटिस्फाइड होंगे। बिल्कुल ठीक है। रिकमेंडेशन क्या देते हैं आप? कि अगर तो आपका सिस्टम उसमें ये ऑप्शन है तो आप सेल सिस्टम को इन्वेंट्री सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दें, नहीं तो कम से कम मैनुअली बंदा बिठाए जो चेक कर रहा हो, मैनुअली बंदा बिठा दे जो चेक कर रहा हो। क्लियर हुई ये वीकनेस रिकमेंडेशन? इम्प्लीकेशन पूछी नहीं है, मैं खुद से बता रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, आगे चल के पूछी है उसने, तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ ना। हमने बेसिकली क्वेश्चन को, असल मकसद हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता किसी भी पेपर में, होता है उन कंसेप्ट को समझना, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना। तो आगे चल के पूछे हुए उसने। गुड्स आर डिस्पैच बाय लोकल कोरियर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम? लोकल कोरियर के जरूर कराइए, अपने बंदे के ट्रांसपोर्ट करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। However, they do not always record customer signature as proof that customer has received the good. ये अब देखे as it is भी उठा लेना, यही वीकनेस बन जाएगी। कस्टमर सिग्नेचर आर नॉट रिसीव्ड। इम्प्लीकेशन क्या है? बाद में कस्टमर मुकर सकता है, या हमें ये साबित करने में डिफिकल्टी होगी कि कस्टमर हैज एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स। ये पता चल गया आपको इम्प्लीकेशन क्या है? रिकमेंडेशन क्या है? कस्टमर के सिग्नेचर ऑब्टेन करने चाहिए। अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन है कोई क्लास में माइका लाल जो इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताया? सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है कुछ ना कुछ, सैंपल सेलेक्ट करेंगे किसका? गुड डिस्पैच, और क्या चेक करेंगे? सिग्नेचर। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही है, और क्या है? ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही। अच्छा, अगर आपको आईटी का चैप्टर आपने उसका हक अदा किया हुआ है तो मुझे बताइए आईटी वाले चैप्टर के ये जो सेल सिस्टम की इन्वेंट्री के साथ हमने इंटीग्रेशन की है, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? टेस्ट डाटा। आगे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्वेश्चन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। डमी सेल्स ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे, सॉरी डमी सेल्स ऑर्डर एंटर करेंगे, और क्या देखेंगे? जो के इन्वेंट्री लेवल को, हाँ, इन्वेंट्री बैलेंस से ज्यादा हो, और देखेंगे एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कंट्रोल वीक, और अगर रिजेक्ट कर दिया, ये है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बहुत अच्छा, आपने देखा कंट्रोल से ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल बन जाता है। इसी वजह से आपसे कहा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं पढ़ना, क्योंकि कंट्रोल से ही, कंट्रोल एक्टिविटी से ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल बन जाता है। इसीलिए कहा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं पढ़ना। क्यों कहा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं पढ़ना? क्योंकि कंट्रोल एक्टिविटी से ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल बन जाता है। अच्छा, अब अगला भी फिर जवाब दीजिए, क्या पूछने लगा भला आगे? कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं कहा था आपसे पढ़ने को? क्योंकि वो भी कंट्रोल एक्टिविटी से बन जाता है। बस आपको सिखाने, बताने और सिखाने की जरूरत है। आगे चलते हैं। चले, दो वीकनेसेस हो गई, इम्प्लीकेशन भी पढ़ ली, रिकमेंडेशन भी। आगे चलते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी। Over the past 12 months, there have been customer complaints about the delay between sales order and receipts of goods. आपसे पैसे ले लिए जाएं, एडमिशन दे दिया जाए, और आपका लॉगिन पासवर्ड 4 घंटे लेट हो जाए, तो आप क्या करते होते हैं? ऐसी की तैसी फेर देते हैं कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, कभी टेंशन ही नहीं ली, चाहे 4 दिन डिले, लेकिन अच्छा रिप्लाई नहीं छोड़े। तो उसी तरह सोचे, कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, वो इंतजार कर रहा है, लेकिन गुड्स डिलीवर होने में डिले हो रहा है। वीकनेस है कि नहीं? बिल्कुल वीकनेस है। अच्छा, ये वीकनेस क्यों होगी, जरा थोड़ा सोचिए।
इसलिए कि सेल्स ऑर्डर वाले ने क्या सेल्स ऑर्डर वाले डिस्पैच वाले को सेल्स ऑर्डर नहीं भेजता होगा? भेजता होगा, वरना वो ये कहता कि कुछ सेल्स ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुए। उसने ये नहीं कहा, उसने डिले का कहा है। इसका मतलब है ऑर्डर डिपार्टमेंट से डिस्पैच वाले को सेल्स ऑर्डर भेजे जाते हैं, लेकिन लेट भेजे। इंटीग्रेटेड नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ पे भी इंटीग्रेशन की, क्योंकि उसने नहीं बताई। हो सकता है ये सिस्टम मैनुअल हो सकता है ये डिपार्टमेंट मैनुअल हो। उससे चूंकि सिस्टम में इंटीग्रेशन की बात नहीं की, हम भी नहीं। हाँ, हम ये बहरहाल बात करने। अब क्या कंट्रोल वीकनेस है ये समझते हैं। इंप्लीकेशन क्या होगी? कस्टमर कंप्लेन, गुड्स डिलीवरी डिले होगी, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होंगे, रेपुटेशन इफेक्ट होगी कंपनी की। और रिकमेंडेशन क्या है? गुड्स को इमीडिएटली भेजना चाहिए। ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ कि सेल्स ऑर्डर शुड बी इमीडिएटली डिलीवर्ड। ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ ना। स्पेसिफिक बताइए, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम क्या करेंगे? एक्टिविटी टास्क। सेल्स ऑर्डर शुड बी सेंड टू डिस्पैच डिपार्टमेंट इमीडिएटली, और इसके अलावा और सेल्स ऑर्डर की लिस्ट और गुड डिस्पैच नोट की लिस्ट को कंपेयर करना चाहिए। ये कल बताया था ना, ताकि ये भी उनकी डेट्स को भी, कौन से जो है वो डिलीवर नहीं हुए। सर ये डिले इन्वेंटरी चेक की वजह से नहीं हो डिले, उस टाइम हमने इन्वेंटरी चेक नहीं की जब। हाँ ये भी हो सकता है, शाबाश। इन्होंने कहा सर डिले इस वजह से भी तो हो सकता है इन्वेंटरी मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि हम ऊपर उसको डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको याद है इसी तरह का इशू हमारा रिस्क असेसमेंट में भी आता था। जब सेल्स की रिस्क असेसमेंट कर लेते थे, उसके बाद डेटर की रिस्क असेसमेंट करते थे, तो डेटर्स में जब टर्नओवर रेशो को यूज करते थे, उसमें सिर्फ डेटर्स की रिस्क असेसमेंट करते थे, सेल्स की नहीं। हालांकि उस रेशो में सेल्स की फिगर भी मौजूद है। क्यों नहीं करते थे भला? अब पहले कर चुके हैं, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि डिले हो रहा है, इस केस में हमने एक चीज तो ये इंश्योर करनी है, सेल्स ऑर्डर जो है वो इमीडिएटली फॉरवर्ड हो रहे हो डिस्पैच डिपार्टमेंट को। और दूसरा लिस्ट बना देंगे सेल्स ऑर्डर की और गुड डिस्पैच नोट की, पता चल जाए कौन से सेल्स ऑर्डर हैं जो भी डिलीवर नहीं हुए। या अगर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है ना, तो हम कहेंगे पेंडिंग सेल्स ऑर्डर की लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर दे। पेंडिंग सेल्स ऑर्डर की लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर दे। सेल्स सिस्टम में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ना, ये टेस्ट डाटा में था या ऑडिट सॉफ्टवेयर में था, कि ऐसे सेल्स ऑर्डर जो डिस्पैच नहीं हुए या ऐसे गुड डिस्पैच नोट जिनकी इनवॉइस नहीं बनी, उसको एक्सट्रैक्ट करें ताकि हम इन्वेस्टिगेट करें। ये एक प्रोसीजर था ना हमने आईटी वाले ऑडिट सॉफ्टवेयर में। तीन वीकनेसेस होगी ना, 3 होगी कि नहीं? पहली कौन सी थी? इंटीग्रेशन नहीं है। दूसरी कौन सी थी? सिग्नेचर नहीं लिए जा रहे। तीसरी कौन सी है? डिले डिलीवरी। Peer had investigated these and found that in each case the sales order had been entered into the sales system correctly but was not forwarded to the dispatch department for fulfillment। अच्छा, हालांकि हम उधर ही पहुंच गए थे कंप्लेन से कि मसला है। अब आई कैब का क्वेश्चन होता ना, वो कंप्लेन्स पे आके रुक जाता। एसी से उसने तो सीधा ही बता दिया हमें। अब तो हमने सिर्फ पिक एंड ड्रॉप, एसी से का क्वेश्चन ऐसा है जैसे पिक एंड ड्रॉप की गेम। आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है रेलिवेंट सेंटेंस कौन सा है जिसमें वीकनेस है, उसको पिक किया, पेपर पे ड्रॉप किया, पिक किया, पेपर पे ड्रॉप किया। अच्छा, ये कंट्रोल की जो केस स्टडी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं ऐसे बिला वजह आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए नहीं कह रहा, वो कभी भी डेवलप नहीं होगा, वो मुझे पता है। लेकिन मैं वैसे, क्योंकि इसमें से सिस्टम को देखना और सोचना, इसमें माइंड काम करता है, सोचना पड़ता है कि क्या वीकनेस है और क्यों है। चलिए, एसीसी आसान है, ये छोड़े वो किसी और तरफ बात चली जाएगी। आगे चलते हैं। आपके लिए दोनों मुश्किल है, आप टेंशन ना लें। आगे चलते हैं। पेयर्स रिटेल कस्टमर्स अंडरगो क्रेडिट चेक्स प्रायर टू बीइंग एक्सेप्टेड। कौन था ये गलत वाला? ये क्या है? वो कह रहा है कस्टमर जो है ना, उनका क्रेडिट चेक का मतलब क्रेडिट चेक किया जाता है उनका, बीइंग एक्सेप्टेड पहले। एंड क्रेडिट लिमिट्स आर सेट अकॉर्डिंगली बाय सेल्स लेजर क्लर्क। भाई सेल्स लेजर क्लर्क वो है जो सेल्स की एंट्री कर रहा है, सेल्स ऑर्डर वगैरह रिकॉर्डिंग।
ये तो इंडिपेंडेंट सेल्स क्रेडिट डिपार्टमेंट को लिमिट सेट करनी चाहिए, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को या जो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वाला है उसको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं है। इसका मतलब है क्रेडिट लिमिट किसको सेट करनी चाहिए? इंडिपेंडेंट क्रेडिट डिपार्टमेंट। The customer place their orders through one of the sales team who decides on sale discount level. सेल्स टीम, आपको बताया था ना, सेल्स टीम को अगर डिस्काउंट की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, प्राइसेस फिक्स होनी चाहिए, वरना वो क्या फ्रॉड करते हैं, वो जो कस्टमर ज्यादा पैसे देने को तैयार हो उसको भी कहते हैं डिस्काउंट देते हैं, तुम्हें आधा आधा कर लेंगे। तो इसमें दो वीकनेसेस आ गई, एक क्रेडिट लिमिट सेल्स वाले ही सेट कर रहे हैं, अलग क्रेडिट डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, और दूसरा डिस्काउंट भी वही सेट कर रहे हैं। दो तो 5 हो गई वीकनेसेस, 5 हो गई एज ए, हाँ 5 हो गई ना। पहली वीकनेस क्या थी वाला, इंटीग्रेशन नहीं थी, दूसरे सिग्नेचर नहीं थे, डिले था, चौथा क्रेडिट लिमिट सेट हो रही है लेकिन यही कर रहे हैं, डिस्काउंट भी यही कर रहे हैं। छठा, एज ए रिजल्ट ऑफ स्टाफ चेंजिंग परचेज लेजर डिपार्टमेंट सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन आर नो लॉन्गर परफॉर्म, नो लॉन्गर सप्लायर यहां से लेके एज इट इज उठा लें, छाप दें, ये है वीकनेस। और हाँ अच्छा, वीकनेस में और रिकमेंडेशन में फर्क पता है क्या है? वीकनेस और रिकमेंडेशन में जो वीकनेस का अपोजिट कर दे रिकमेंडेशन बन जाएगा। अच्छा, आई के मिलते जुलते क्वेश्चन, इसमें से 9 का ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब आई क्या वाला क्वेश्चन करते हैं, नहीं अब आई क्या वाला देखते हैं, आई क्या वाला क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले बताइए, ये क्वेश्चन को देख के बताइए, केस स्टडी है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? अच्छा, रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द कंट्रोल वीकनेसेस इन सेल्स एंड रिसीवेबल प्रोसेस ऑफ एसपीएल along with their possible effect, इफेक्ट का मतलब इम्प्लीकेशन, एंड गिव योर रिकमेंडेशन टू एसपीएल। 3 चीजें पूछ रहा है, कह रहा है वीकनेस बताओ, उसका इफेक्ट बताओ और रिकमेंडेशन बताओ। रिकमेंडेशन को सजेशन भी कह सकता है, इफेक्ट को इम्प्लीकेशन भी कह सकता है। यू आर द जॉब इन चार्ज ऑन द ऑडिट ऑफ सांबर जो एसपीएल engaged in production and marketing of textile products। क्या सिस्टम हमें डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं किया उसने कुछ भी। Your team has performed a walkthrough of the sales and receivable process which is summarized as follows। हमें पता चल गया सेल्स सिस्टम का क्वेश्चन है और हमने वीकनेसेस ढूंढनी है और फिर उसके बाद इम्पैक्ट और रिकमेंडेशन। अच्छा, 1 2 3 4 5 पहली चीज में रखिए, लाजमी स्टूडेंट का ये माइंड होता है हर एक में से एक एक वीकनेस होगी, लाजमी नहीं हो सकता है किसी में कोई भी वीकनेस ना हो सकता है किसी में 2 हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, इसके हर नहीं इंडिपेंडेंट नहीं, ये भी एक ही पेज पे होगा, ये पार्ट ए बी सी होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, और ए बी सी के आगे रिक्वायरमेंट के आगे जो पार्ट होंगे ना उनको इंडिपेंडेंट करना है, इसको इंडिपेंडेंट नहीं करना। इसको तो आप दरमियान में लाइन लगाएंगे, जिस तरह रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन होता था ना, वो किस तरह होता था, हाँ दरमियान में लाइन लगा के लेफ्ट साइड पे रिस्क, राइट साइड पे प्रोसीजर। एक फर्क होगा सिर्फ, उधर हम 2 कॉलम बनाते थे, इधर 3 बनाएंगे। SPL has employed a sales representative who is responsible for finding new customers and taking order from all customers। जी, उसने न्यू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है जिसका काम नए कस्टमर को ढूंढना है और उनसे सेल्स ऑर्डर लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम कोई? आगे चलते हैं। ऑर्डर आर रिकॉर्डेड ऑन ए प्री नंबर्ड ऑर्डर। प्री नंबर अंडरलाइन करें, बैड कंट्रोल के गुड कंट्रोल,
अगर हमसे कहता है ना कि गुड कंट्रोल आइडेंटिफाई करो, तो हम कहते हैं ये प्री नंबर, ये अच्छा कंट्रोल है। प्री नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट, ये गुड कंट्रोल होता है। फ्रॉम ड्यूली, प्री नंबर्ड ऑर्डर फ्रॉम ड्यूली साइंड बाय कस्टमर्स, ठीक है, उनसे कस्टमर से साइन भी करवाया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द कस्टमर ऑर्डर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मेंशन द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट एंड क्रेडिट टाइम आफ्टर वर्बली कंफर्मिंग देम विद द डायरेक्टर ऑपरेशन ऑन द ऑर्डर फॉर्म। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव खुद ही क्रेडिट लिमिट सेट कर रहा है? कर कोई और रहा है, लेकिन वो उसे ज़बानी कलामी। अच्छा बताइए, रिटर्न की बजाय ज़बानी कलामी काम और तो वो भी चलते हैं ना, ऑडिट में नहीं चलते। ऑडिट वो आपको याद है, केस स्टडी में भी कहा था, उसने वर्बल चेंजेस कर दी थी सिस्टम में, सिस्टम बैठ गया था, याद है? उसमें भी हमने कहा था चेंजेस वर्बल नहीं, रिटर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली वीकनेस, सीए के क्वेश्चन की पहली वीकनेस वर्बल ऑर्डर है, जो कि क्या होने, इम्प्लीकेशन क्या है, बाद में एविडेंस नहीं होगा, वो गलत लिमिट भी लिख सकता है। सजेशन क्या होगी, रिटर्न क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए, डायरेक्टर को क्रेडिट लिमिट इन रिटर्न फॉर्म अप्रूव करनी चाहिए। अच्छा, एक वीकनेस हो गई। SR then forward one copy of the order from farm to the warehouse, another copy to the factory accountant, ठीक है, उसने आगे एक कॉपी फॉरवर्ड कर दी, ये भी अच्छा किया ताकि अगले काम। चल, इसमें तो एक वीकनेस आई हमारे पास। warehouse supervisor dispatches the completed order from the warehouse accompanied by manually prepared pre-number delivery note। मैनुअली प्रिपेयर्ड में मसला तो नहीं है, सिस्टम आईटी बेस्ड भी हो सकता है, मैनुअल, इसमें मसला नहीं है। और प्री नंबर डिलीवरी नोट, ये अच्छा कंट्रोल है, जबकि हमने वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है। इनवाइसिंग वाले को उसने फॉरवर्ड नहीं किया, अकाउंटेंट को किया है, और वेयर हाउस डिस्पैच करवाने के लिए किया है वेयर हाउस वाले को, इनवाइसिंग या बिलिंग वाले को नहीं किया। हम आगे चल के देख लेंगे, अगर इनवाइसिंग या बिलिंग वाले को कहीं और से मिल जाता है ये ऑर्डर, तो उस चल जाएगा उसका काम, क्योंकि इनवाइसिंग वाले को ऑर्डर की कॉपी चाहिए, उसके पास चलनी चाहिए। ऑर्डर की कॉपी कौन भेजे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम आगे चल के देखेंगे, इसको जेल में रख लेते हैं। अगर कहीं से भी इनवाइसिंग डिपार्टमेंट को कॉपी आ गई ऑर्डर की, तो काम चल जाएगा उसका। वेयरहाउस सुपरवाइजर डिस्पैचेस द कंप्लीटेड ऑर्डर फ्रॉम द वेयरहाउस, वेयरहाउस वाला डिस्पैच कर देता है चीजें, अकम्पनीड बाय, और एक प्री नंबर डिलीवरी गुड डिस्पैच नोट प्री नंबर बना लेता है। He keeps a copy of delivery note and sends another to factory accountant, एक कॉपी अपने पास रख लेता है, एक फैक्ट्री अकाउंटेंट को सेंड कर लेता है। जी बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम? जी, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट नहीं ली जा रही यहाँ पे, ठीक। आगे चल के हम देखेंगे, शायद वो सिस्टम में ये बता दे कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट के बारे में, ठीक है, लेकिन अभी उसने डिस्पैच किया है। जी बताइए, इसमें कोई ऐसा काम जो कि डिस्पैच वाले में हम करते हैं और उसने नहीं किया? जी, रीचेकिंग नहीं हुई सेल्स ऑर्डर की डिस्पैच से पहले। आपको पता है डिस्पैच डिपार्टमेंट में एक इंडिपेंडेंट पर्सन या हायर अथॉरिटी वाला बंदा गुड्स को डिस्पैच होने से पहले जब पैकिंग हो जाती है उसे सेल्स ऑर्डर के साथ कंपेयर करता है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट बंदे को करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इनवाइसिंग वाले में इनवाइस बनाने के बाद एक इंडिपेंडेंट पर्सन उसको रीचेक करता है, इनवाइस गलत तो नहीं है, उसी तरह डिस्पैच डिपार्टमेंट में भी जब डिस्पैच जो बंदा कर रहा होता है, एक बंदे से गलती हो सकती है ना, तो दूसरे पर्सन को उसको रीचेक करना चाहिए कि सेल्स ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं। वो उसने इसमें क्लियरली नहीं बताया। क्या हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये काम, क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो काम नहीं हो रहा, यहाँ पे मिसिंग है जो होना चाहिए था यहाँ पे? बिल्कुल जी जी। फॉर एग्जाम्पल GDN तो यहाँ पे वो बना रहा है ना, डिस्पैचेस द कंप्लीट एंड प्रिपेयर्ड, हाँ तो प्रिपेयर कर लिया उसने, प्रिपेयर कर लिया है तो उसका मतलब है कि उसने साइन कर लिया, उसके प्रिपेयर हो रहा है GDN। प्रिपेयर करने का मतलब यही है कि इन
कंप्लीट उसने प्रिपेयर कर लिया। आपको अगर ये लग रहा है कि सर इस तरह तो बहुत से और भी कंट्रोल हो सकते हैं जो यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहे, हम उसको वीकनेस अज्यूम कर लेंगे, अभी फिर ऐसा करें, इसको साइड पे कर लें। आप देखें कि क्या आपके बाकी के क्वेश्चन में 5 वीकनेसेस पूरी होती हैं। रिस्क असेसमेंट में भी इसी तरह किया था ना, कुछ रिस्क आपको बताया था कि अगर बड़े बड़े रिस्क आपको मिल जाएं तो फिर छोटे रिस्क की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क लगा लें कि अगर मुझे आगे कोई बड़ा रिस्क नहीं मिला सिस्टम में तो फिर मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूँगा। ठीक है, मेरे लिहाज से ये होना चाहिए, ये रिस्क होना चाहिए कि रीचेकिंग नहीं हो रही। लेकिन आप अगर मुतमिन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कम से कम बड़े वीकनेसेस पे तो हम एग्री हो जाए ना। उसके बाद अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएं, आपको ये रिस्क लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ना पूरे हों तो उस वक्त आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। बात समझ आ गई मेरी? आगे चलते हैं। फैक्ट्री अकाउंटेंट मैन्युअली प्रिपेयर्स ए प्री नंबर्ड इनवॉइस यूजिंग द डिटेल्स मेंशन्ड ऑन द ऑर्डर फॉर्म। मैन्युअली प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसको प्रिपेयर कर रहा है वो ऑर्डर फॉर्म से। डिटेल्स कहाँ से ले रहा है? ऑर्डर फॉर्म से। हाँ, इसको प्राइस रेट तो ऑर्डर फॉर्म से लेना चाहिए, क्वांटिटी डिस्पैच से लेनी चाहिए। ये अगली वीकनेस फैक्ट्री। ये कितनी वीकनेस होगी टोटल हमारी? 3 वीकनेसेस हो गई। 3 वीकनेसेस हो गई, अभी इनफ नहीं है। 15 नंबर है, 3 चीजें पूछिए, 5 थी 15, कम से कम 5 हमें आइडेंटिफाई करनी है। ये भी तो मसला है कि वो इनवॉइस वो बना रहा है, इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट को नहीं बनानी चाहिए। हाँ, फैक्ट्री अकाउंटेंट ही इनवाइस बना रहा। ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का भी मसला है। सेग्रीगेशन के इनवाइसिंग डिपार्टमेंट सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये चार वीकनेसेस हो गई। इसका मतलब फिर ऊपर वाला छोड़ दे वो जो मैं। हाँ, वो देखें, जब आपके पास ज्यादा पॉइंट आ गए ना तो आप कंपैरेटिवली जो आपको वीक पॉइंट लगे उसको छोड़ सकते हैं। आपको सेग्रीगेशन ड्यूटीज वाला पॉइंट ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है ये ऊपर वाले पॉइंट के निस्बत, आप इसको पिक कर लें। अगर आगे कोई और भी पॉइंट है तो ठीक है, इसको पिक कर लें, बिल्कुल। फैक्ट्री अकाउंटेंट आल्सो इंश्योर्स दैट द कस्टमर शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट आफ्टर द न्यू ऑर्डर। फैक्ट्री अकाउंटेंट वो इंश्योर करता है कि कस्टमर की लिमिट एक्सीड ना हो नए ऑर्डर के बाद। ये बहुत देर नहीं हो गई, अब तो ऑर्डर हो चुका है। ये काम तो होना चाहिए था, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ये काम करना चाहिए था। सेल्स ऑर्डर अप्रूव करने के बाद क्या चेक करना लिमिट एक्सीड हो रही है कि नहीं हो रही। अब क्या फायदा? ठीक है, अब तो ये डिटेक्टिव कंट्रोल बन गया, इसको तो करेक्टिव होना चाहिए था। जल्दी से नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अभी चार्जर आ जाओ, अभी चार्जर आ जाओ। आगे चलते हैं। अभी इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं भाई लाल। आफ्टर अच्छा, ये एक और वीकनेस आ गई हमारे सामने कि जो क्रेडिट लिमिट है वो एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर चेक करनी चाहिए, बाद में नहीं। FA नॉर्मली, अब कितनी होगी? 5 हो गई वीकनेसेस। FA normally sends 1 copy of invoice to the customer along with the delivery note and keeps the second copy along with the order form in the record of accounts department. इसमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल ठीक है, सही कर रहा है। कस्टमर को भेजनी चाहिए और अपने पास भी रिकॉर्ड में रखना चाहिए, इसमें कोई वीकनेस नहीं है। However, due to delay in receiving the order information, invoice is sometimes sent after the delivery. वो कहता है बाज़ औक़ात डिलीवरी के बाद इनवाइस सेंड की जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम? गुड्स डिलीवर हो गई हैं, उसके बाद इनवाइस सेंड की जाती है, प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, कस्टमर के एक्नॉलेजमेंट के बारे में नहीं बता रहा। कस्टमर वो ये कह रहा है कि इनवाइस जो है वो बाद में जनरेट होती है। क्या इनवाइस, देखे, इनवाइस जब तक जनरेट नहीं होगी कस्टमर पैसे नहीं देगा जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे। तो इसमें कंपनी का नुकसान है। इनवाइस को जो आप गुड्स डिस्पैच कर दें सेम डे में इनवाइस होनी चाहिए, और इनवाइस अगर नहीं ना हुई आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अब इसका जरा गौर से सुनिए, होना क्या चाहिए कि सेम डे में आपकी गुड डिस्पैच, क्योंकि अकाउंटिंग क्या कहती है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हो ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स। अगर आप गुड डिस्पैच कर रहे हैं 25 तारीख को, सेल इनवाइस रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 को,
जो कि इस केस में हो रहा है। प्रॉब्लम है कोई? क्या प्रॉब्लम है? कट ऑफ एरर। साल के दौरान में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 25 की 26 में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, 26 की 27 में रिकॉर्ड हो गई क्योंकि उसी साल में हुई है। लेकिन जब 31 दिसंबर की 1 जनवरी में रिकॉर्ड हो रही होगी ना, तब प्रॉब्लम है। तो इसलिए जिस दिन गुड्स डिस्पैच हो, याद रखिए उसी दिन सेल इनवॉइस रिकॉर्ड होनी चाहिए और उसी दिन अकाउंट्स में एंट्री होनी चाहिए। कितनी होगी? 6 वीकनेसेस हो गई। आगे, ईच फ्राइडे फैक्ट्री अकाउंटेंट इनपुट्स वीक्स इनवॉइसेस इनटू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये भी हमारा कंफर्म हो गया क्या कि हर फ्राइडे को फैक्ट्री अकाउंटेंट, ये जो कट ऑफ वाला था, वो इसका मतलब है पीर की ट्रांजैक्शन पीर को रिकॉर्ड नहीं करता, मगर जुम्मे को करता है। कोई शुभ मुहूर्त निकाला हुआ उसने, जुम्मे को करता है सर। तो इसका मतलब है कट ऑफ एरर यहां से भी कंफर्म हो गया, यहां से भी जुम्मे के बाद। तो ये लेकिन नया रिस्क नहीं हम निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। At each month end, factory accountant prepare age analysis and follow up with customers who have not paid within their credit time. वो हर मंथ एंड पे एज एनालिसिस करता है और जिन्होंने क्रेडिट लिमिट में पेमेंट नहीं की उनको फॉलो अप करता है। मेरा भी ये ख्याल है कि ये ठीक है, लेकिन आईकैप का ये ख्याल है कि ये मंथ एंड पे नहीं होना चाहिए, ये हाँ ये फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली होना चाहिए जी। हाँ जी, मंथली मैंने इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में इसमें कोई वीकनेस नहीं है। ठीक है, ये ठीक है आईकैप के ख्याल में ये। लेकिन बहरहाल हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट हो गए 5, एग्री करते हैं। टोटल 6 हमने आइडेंटिफाई किए। इसमें आपको जो लग रहा हो कि कंपैरेटिवली वीक है उसको आप स्किप कर दें, बाकी कवर करते हैं। ये थी हमारी दोनों केस स्टडीज। अब कुछ समझ आई आपको? चलिए, कि किस तरीके से क्वेश्चन वो आपको प्रेजेंट करेगा और आपने खास तौर पे इसका देखिए रिटर्न फॉर्म में जरूर कीजिए। ये जो आईकैप वाला क्वेश्चन है ना, या कोई भी एक कम से कम क्वेश्चन, वो रिटर्न फॉर्म में जरूर कीजिए ताकि आपको उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में क्लियर हो जाए कि कैसे होगी। अब चलते हैं अपने अगले सिस्टम की तरफ, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में से वो कितनी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये पहले बताने का मकसद ये है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो आप जहनी तौर पे तैयार हो, आपको पता हो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, उस तरीके से तैयारी करें। सबसे पहली चीज जो एग्जामिनर ने जब डिसाइड करता है कि हाँ इंटरनल कंट्रोल में से मैं क्वेश्चन सेट करूंगा, पहला डिसीजन उसका ये होता है थ्योरी का क्वेश्चन सेट करूं कि केस स्टडी। 20% चांस है वो थ्योरी की तरफ आएगा, 80% चांस है वो केस स्टडी की। अगर केस स्टडी सेट कर दी तो ये आसान है, थ्योरी की निस्बत आसान है, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ रीडिंग की हो ना, और कुछ हर सिस्टम के एक एक दो दो क्वेश्चन रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस किए हो, आप केस स्टडी को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी में आपको फिर रट्टा लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसका भी हमने इलाज, जैसे सब्सटेंटिव पोस्चर का इलाज ढूंढा था, इसका भी इलाज ढूंढा हुआ है। लेकिन पहले आप रीडिंग कीजिए। आज भी आपने याद नहीं करना, लेकिन आज आपने रीडिंग करनी है सेल्स सिस्टम और परचेज सिस्टम के सारे डिपार्टमेंट की। उसमें कंट्रोल ऑब्जेक्टिव की भी रीडिंग करनी है, कंट्रोल एक्टिविटी भी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की भी। ठीक है, आज रीडिंग करनी, आज रीडिंग का काम बढ़ा रहा हूं, याद करने को आज भी नहीं दे रहा। रीडिंग का काम सिर्फ बढ़ा रहा हूं आपका, कि अब आपने पूरा सेल्स और परचेज दोनों सिस्टम रीड करने हैं। अगर थ्योरी का क्वेश्चन सेट करेगा, या तो वो आपको कहेगा मुझे ऑब्जेक्टिव्स, थ्योरी का क्वेश्चन। अच्छा अब सुन लीजिए, जब उसने डिसाइड किया थ्योरी का क्वेश्चन सेट करना है, फिर अगला डिसीजन उसका क्या होगा, सेल्स सिस्टम में से क्वेश्चन बनाऊं, परचेज में से, पेरोल में से, कैश एंड बैंक, या इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट, पांचों में से कौन सा। पिछली दफा सेल्स सिस्टम टेस्ट किया था, स्टूडेंट समझ रहे होंगे इस दफा सेल्स सिस्टम नहीं आएगा क्योंकि पिछले दफा टेस्ट हो, इस दफा फिर सेल्स सिस्टम टेस्ट कर देता हूं, तो फिर सेल्स सिस्टम उसकी मर्जी है। ठीक है, उसकी मर्जी, डिसाइड करेगा सिस्टम कौन सा, फिर डिसीजन क्या करेगा, डिपार्टमेंट कौन सा, फिर डिसीजन क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव पूछूं, एक्टिविटी पूछूं, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, एक्टिविटीज भी पूछ सकता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी पूछ सकता है।
क्लियर। समटाइम एक्टिविटीज की बजाय पूछ लेता है कि बताइए सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में रिस्क क्या हो सकते हैं। तो जो एक्टिविटीज का परफॉर्म ना होना यही तो रिस्क होता है। आपने अभी कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई की ना, वो क्या थी भला? एक्टिविटीज का परफॉर्म ना होना, क्रेडिट लिमिट सेट नहीं हो रही, या कोई दूसरा बंदा सेट कर रहा है जिसको नहीं करनी चाहिए, वो हमारा रिस्क है। ठीक है, तो रिस्क और कंट्रोल एक्टिविटी एक ही बात है। तो आपको पता चल गया थ्योरी का क्वेश्चन कैसे टेस्ट करेगा। कैसे? या तो सबसे पहले डिसाइड करेगा सिस्टम कौन सा, सिस्टम के बाद डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट कौन सा, और फिर उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल एक्टिविटी या टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और इसमें मैंने आपको बताया था स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती बड़ी क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को मिक्स कर देते हैं। उसने पूछा कोई और है, बता किसी और डिपार्टमेंट का देते हैं, और कंट्रोल एक्टिविटीज और टेस्ट ऑफ कंट्रोल को मिक्स कर देते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है कि ये काम ना हो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाने हैं, याद रखिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना एक स्किल होती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती। टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना क्या है, एक स्किल है जो आपने सीखनी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। स्किल कैसे है, कंट्रोल खुद बताता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे होगा। अब मैं आपको एक ऐसा असूल बताने लगा हूं, अगर आपको अगले 5 मिनट में ये समझ आ गया, आप दुनिया के हर कंट्रोल का टेस्ट ऑफ कंट्रोल खुद बना सकते हैं। क्या बताया अभी कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर हमसे पूछे भी तो हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को याद नहीं करना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना सीखना है। स्किल, ये स्किल होती है जो सीखनी है। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनता है, कंट्रोल से। कंट्रोल खुद बताता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा। कैसे, ये सुन लें। दुनिया में जितने भी कंट्रोल्स हैं वो 3 तरह के हैं। या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा कंट्रोल में, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, या आईटी सिस्टम यूज हो रहा होगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कंट्रोल एक्टिविटी का। या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट कर रहा है, या कंट्रोल ऐसा है कि जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता, या आईटी सिस्टम यूजर। पहली एग्जांपल, ऐसा कंट्रोल जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट करता है, जैसे कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट। हमने गुड डिस्पैच नोट पे कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट, ये कंट्रोल है, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट करता है। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे होगा, इंस्पेक्शन से। हम सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट जिस पे कंट्रोल अप्लाई हो रहा है, और फिर लिखेंगे एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर। जैसे ये कंट्रोल सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ जीडीएन एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर ऑफ कस्टमर एज एक्नॉलेजमेंट, ये है टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसका। अब कोई और कंट्रोल बताइए जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट करता हो जी। सेल इनवाइस की रीचेकिंग, सेल इनवाइस कंट्रोल नहीं है, सेल इनवाइस की रीचेकिंग ये कंट्रोल है। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा, चेक नहीं, सेलेक्ट ए, सबसे पहले सैंपल सेलेक्ट करवाएं, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवाइस एंड इंस्पेक्ट फॉर सिग्नेचर ऑफ पर्सन रीचेकिंग इनवाइस एज एविडेंस ऑफ रीचेकिंग। ये है इसका टेस्ट। तो समझे, कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल बना, अलग से याद करने की जरूरत तो नहीं है। चलिए, कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। सबसे बड़ी एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है भला, ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आप जरा देखिएगा, सेग्रीगेशन ड्यूटी डिपार्टमेंट बताएं, कोई डिपार्टमेंट बताएं। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट में और ऑर्डर डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, ये क्लाइंट का कंट्रोल है। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट फेल क्यों हुआ, स्टूडेंट ने इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाया। ऑडिटर शैल, जिस कंट्रोल का डॉक्यूमेंट नहीं ना होती उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन देखिए स्टूडेंट ने ऑब्जर्वेशन भी लिखा फिर भी फेल हुआ, कैसे? उसने कहा टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, क्या करोगे? स्टूडेंट ने लिखा ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट। स्पेसिफाई नहीं किया किस में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। इसका सही जवाब ये था ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन अप्रूविंग सेल्स ऑर्डर एंड पर्सन प्रिपेयरिंग सेल इनवाइस। ऑडिटर शैल ऑब्जर्व, ये है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अच्छा, क्रेडिट लिमिट डिपार्टमेंट
एक अलहदा डिपार्टमेंट है जो क्रेडिट लिमिट सेट कर रहा है। बताइए इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं है? है। तो अगर आपसे केस का टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, आप क्या कहें? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो ऑथोराइज किए जा रहे हैं एंड इंस्पेक्ट फॉर अप्रूवल ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट। दोनों में फर्क समझ आ गया? ऑब्जर्वेशन में आपने क्लियरली बताना है कि किन किन के अंदर सेग्रीगेशन ड्यूटीज है। अगर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है, टेस्ट डाटा। और अभी हमने एक एग्जांपल की कि जिसमें उसने कहा था सेल्स और उसकी इंटीग्रेशन इन्वेंट्री की नहीं हुई, तो हम चेक कर लेंगे। टेस्ट डाटा क्लियर हो गया? तो जितने भी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे ना, आप आगे नोट करते जाएगा। आज घर जाके पढ़ेंगे ना, नोट करते जाइएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल या तो इस कैटेगरी का होगा, या इसका होगा, या इसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी। और कंट्रोल्स खुद बताएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलहदा से याद नहीं करने, कंट्रोल्स खुद बताएगा कि मेरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की, तो ये बात समझ आई। इसका मतलब ये हुआ हमारे लिए किसी भी सिस्टम में सबसे अहम चीज क्या है? कंट्रोल एक्टिविटीज को याद करना। कंट्रोल एक्टिविटी से टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बन जाते हैं, कंट्रोल एक्टिविटी से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने हैं वो बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटी से टेस्ट ऑफ कंट्रोल सीखें। क्लियर? अब हम चलते हैं आज के सिस्टम की तरफ। आज का सिस्टम है परचेज सिस्टम। और अब आप हैरान हो रहे होंगे 10-12 मिनट रह गए हैं और अभी सर परचेज सिस्टम क्या करेंगे? अभी तो सर फुड़काएंगे। खत्म? वाकई परचेज सिस्टम खत्म हो गया है? अच्छा टाइम खत्म? नहीं, टाइम नहीं। परचेज सिस्टम एग्जैक्टली अपोजिट है सेल्स सिस्टम का। मोर देन 90% कंसेप्ट सेम है। फर्क सिर्फ, अब सुनिए जरा, इसमें आपकी सेल्स सिस्टम की रिवीजन हो रही होगी। पहली चीज मुझे बताइए, पहला असूल, क्या परचेज की सारी ट्रांजैक्शन एक ही डिपार्टमेंट को करनी चाहिए, या कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को सामने? कितने डिपार्टमेंट? कौन कौन से? ऑर्डर डिपार्टमेंट। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, उधर डिस्पैच डिपार्टमेंट है, ये रिसीविंग। वही बात होगी, लेकिन रिसीविंग डिपार्टमेंट, इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट जिसका काम इनवाइस प्रिपेयर करना है, और जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट जिसका काम अकाउंट्स में एंट्री पास करना है डेबिट क्रेडिट की। इसका काम क्या है? रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। भाई वही है। ये फंक्शन क्या करते हैं? ऑर्डर डिपार्टमेंट। अब सुन लें, ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी भी डिपार्टमेंट को चीजों की जरूरत पड़ सकती है। इन्वेंट्री से मुराद मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बल्कि स्टोर एंड स्पेस वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होती है चीजें, वो भी इन्वेंट्री में होती हैं। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर किसी चीज की जरूरत है, वो वेयर हाउस डिपार्टमेंट या इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन देगा, जिसे कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन। अगर तो वो चीज मौजूद होगी तो इन्वेंट्री वाला इशू कर देगा उस चीज को, लेकिन अगर वो चीज मौजूद नहीं होगी तो वो इन्वेंट्री वाला, इन्वेंट्री यहाँ पे नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री डिपार्टमेंट लाता है, वो परचेज रिक्विजिशन इशू करेगा, सेंड करेगा परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को। मुझे ये बताइए, क्या ऑर्गेनाइजेशन में जिसको जब कभी किसी भी चीज की जरूरत हो बाजार से खुद खरीद ले, क्या सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होना चाहिए जो सारी परचेज करे? ये होता है ऑर्डर डिपार्टमेंट। इसे परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट भी कहते हैं, पीओ डिपार्टमेंट भी कहते हैं। पीओ मींस परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट। परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट क्या करता है? इसने पहले से प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स की लिस्ट बनाई होती है मार्केट में सर्च करके कि मार्केट में अच्छे अच्छे सप्लायर्स कौन से हैं। ये उन सप्लायर्स की लिस्ट में से सप्लायर जो मौजूद होते हैं उनको टेंडर या कोटेशंस उनसे मंगवाता है, क्या आप मुझे कोटेशन दीजिए। पहली चीज मुझे ये बताइए, क्या ये प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स की लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो प्रॉब्लम है। ये लिस्ट अपडेट भी होनी चाहिए कि 5 साल पहले वाली चले, वो ठीक है, अपडेट होनी चाहिए, शाबाश। और लिस्ट है लेकिन उसमें से जो सबसे पहले नंबर पे सप्लायर आ रहा है उसी को ऑर्डर इशू कर दिया। ऐसे होना चाहिए कि पहले कोटेशंस लेनी चाहिए, कोटेशन लेनी, और कोटेशन में जिसका सबसे कम रेट हो और अच्छा भी हो, क्वालिटी और कॉस्ट दोनों को देखना है। दोनों को देखते हुए, सिर्फ कॉस्ट को नहीं, क्वालिटी और कॉस्ट दोनों को देखते हुए जो दोनों को कंप्लाई करे उसको ऑर्डर इशू करना चाहिए। इससे एग्री करते हैं?
तो परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले ने ऑर्डर इशू किया और एक कॉपी अपने पास रखी, एक सप्लायर को दी और एक एक कॉपी आगे फॉरवर्ड कर दी। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। रिसीविंग डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट वाले के पास जब परचेज ऑर्डर आया, इसको जिस तरह सेल्स ऑर्डर वाले ने सेल्स ऑर्डर की तरतीब लगाई होती है ना दिनों के लिहाज से, रिसीविंग वाले ने परचेज ऑर्डर की तरतीब लगाई होती है कि आज किस किस ऑर्डर का माल आना है, भाई उसके लिए जगह बना लें। और इंजीनियर कोई टेक्निकल लोग रिसीविंग डिपार्टमेंट में मौजूद हो। टेक्निकल लोग रिसीविंग डिपार्टमेंट में क्यों मौजूद हो भला? इंस्पेक्शन के लिए कि जो इन्वेंट्री आ रही है वो ठीक है कि नहीं, वो सेल्स ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं, सॉरी परचेज ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट वाले का काम होता है जैसे ही सामान आया, इसके दो काम सबसे अहम होते हैं जो लाजमी करने हैं। एक, उसने इंस्पेक्शन करने हैं कि वो चीज क्वालिटी ठीक है कि नहीं, और दूसरा उसको परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर करना। आप इसको एक स्टेप भी समझ सकते हैं कि परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले ने जो इन्वेंट्री आई है उसको इंस्पेक्ट करना है कि वो परचेज ऑर्डर के मुताबिक क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों परचेज ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं। और याद रखें, ये इंस्पेक्शन अगर आप नहीं करते ना तो फारग है परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट, उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा, किसी काम का नहीं। जब ये कंपेयर कर लेगा तो जो इन्वेंट्री तो ठीक होगी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जिसमें गड़बड़ होगी सप्लायर को वापस कर देगा। जो इन्वेंट्री इसने एक्सेप्ट कर ली तो सप्लायर को एक नोट दिखेगा कि हमने ये चीजें इन गुड ऑर्डर एंड कंडीशन वसूल पाई, उसे कहते हैं गुड रिसीट नोट। शाबाश। GRN हमारी मोस्ट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट। अच्छा बताइए, पूछना भूल गया, ऑर्डर डिपार्टमेंट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी है? परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट में GRN। अब ये GRN क्या करेगा? रिसीविंग डिपार्टमेंट वाला एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक सप्लायर को दे दी, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, या नहीं सॉरी इनवाइसिंग या बिलिंग वाले को, इनवाइसिंग या बिलिंग वाले को। अब इनवाइसिंग या बिलिंग वाला, अच्छा यहां पे एक बहुत बड़ी फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी चल रही होते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले मुझे एक बात बताइए, क्या हमें जल्द से जल्द पैसे कस्टमर से वसूल करने चाहिए और अपनी लाइबिलिटीज भी जल्द से जल्द पे करनी चाहिए? अच्छा, डेली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि लाइबिलिटी जल्द से जल्द पे कर दे, पता नहीं कब मर जाए। लेकिन चूंकि कंपनीज मरती नहीं है, कंपनीज की कोशिश क्या होती है, अगर पैसे रिसीव, जरा गौर से सुनिएगा, पैसे रिसीव करने हैं ना तो जल्द से जल्द करें, और अगर पे करने हैं ना जितना लेट हो सकता है करें। कंपनी की ये फाइनेंसिंग बाकायदा सिखाई जाती है स्ट्रेटजी, जो कि मेरे लिहाज से गलत है। भाई लायबिलिटी जैसे आपको हो जाए। अब सुन लीजिए, सेल सिस्टम में क्या हमने पढ़ा था, जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुई उसी दिन सेल इनवॉइस बननी चाहिए और उसी दिन अकाउंट्स में एंट्री होनी चाहिए, वरना कट ऑफ एरर आ जाता है। सेल सिस्टम में क्या पढ़ा, जिस दिन गुड्स डिस्पैच हो उसी दिन इनवॉइस बन जाए, उसी दिन अकाउंट्स में एंट्री भी हो जाए, वरना कट ऑफ एरर आ जाएगा। यहां पे क्या होता है, पहले मुझे ये बताया, जिस दिन गुड्स रिसीव हुई उसी दिन उनकी सप्लाई परचेज इनवॉइस सेल परचेज बन सकती है कि नहीं बन सकती? बन सकती है। कैसे बन सकती है? कि क्वांटिटी उठाए GRN से, रेट उठाए परचेज ऑर्डर से और ये इनवॉइस बना ले। ये नहीं बनाता, कहता है अभी लायबिलिटी क्यों रिकॉर्ड करें, पहले सप्लायर आके मुझे इनवॉइस देगा ना, अपनी सप्लायर क्लेम करेगा तो फिर मैं इनवॉइस बनाऊंगा, आगे प्रोसेस करवाऊंगा। अभी सप्लायर ने ही क्लेम नहीं की तो मैं बिला वजह लायबिलिटी अभी रिकॉर्ड करके बैठ जाऊं? भाई कोई बंदा पैसे मांगेगा तो फिर हम उसको देंगे ना। जब सप्लायर ने चीजें तो दे दी, सप्लायर ने अभी इनवॉइस दी नहीं, तो सप्लायर इनवॉइस क्यों नहीं देता? सुन लें, अब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, सप्लायर को तो भी ये चाहता है ना कि मेरे पैसे मुझे जल्द से जल्द मिले, और सप्लायर को भी पता है जब तक इनवॉइस नहीं दूंगा ना ये प्रोसेसिंग नहीं करेगा। लेकिन सप्लायर, क्योंकि सप्लायर को कंफर्म नहीं होता मैं 100 यूनिट लेके जा रहा हूँ, 100 के 100 एक्सेप्ट हो जाएंगे कि इनमें से कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, वो ये 100 की इनवॉइस ले जाए और बाद में 10 रिजेक्ट हो जाए तो इनवॉइस तो वो गलत होगी ना, इसीलिए नॉर्मली। लेकिन याद रखें, जो अच्छा सप्लायर होता है ना, जिसको अपनी प्रोडक्ट के वो इनवॉइस साथ ले जाता है, और जो शक शुबे में होता है वो कहता है चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इनवॉइस 1-2 दिन का डिले कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहां पे एक इशू राइज होता है, ये जहन में रखिएगा, ये बिला वजह डिस्कशन नहीं की मैंने। इसके पास GRN आ गई है, लेकिन ये परचेज इनवाइस नहीं बनाएगा, ये सप्लायर की इनवाइस का इंतजार करेगा। फर्ज कीजिए सप्लायर अच्छा था, उसने उसी दिन इनवाइस दे दी, सप्लायर इनवाइस, ठीक है। ये बजाय ये कि खुद की परचेज इनवाइस बनाए, ये सप्लायर की इनवाइस का इंतजार करता है और उसकी इनवाइस आने पे उसकी रीचेकिंग करता है और उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। इसका तरीकाकार समझ रहे हैं? अब इसने जब सप्लायर की इनवाइस इसके पास आएगी, फर्ज कीजिए 10 सप्लायर्स ने गुड शीट करवाई, उनमें से 8 उसी दिन आ गए और 2 सप्लायर्स 1-2 दिन के बाद आएंगे जिनको शक शुबा था। सप्लायर आए इसके पास 10, आज के 8, बाकी कितने रह गए? यहां पे जहन में रखिएगा, मैंने 2 सप्लायर पेंडिंग में रखे हैं। या थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने 2 GRN पेंडिंग में रखी हैं। 8 GRN जब सप्लायर इनवाइस इसके को देगा, ये उस इनवाइस को कंपेयर करेगा। GRN क्वांटिटी को किससे कंपेयर करेगा? और रेट और डिस्काउंट वगैरह को किससे कंपेयर करेगा? परचेज ऑर्डर से। कले और जब टैली हो जाएगा, ये इनवाइसेस भेज देगा आगे GL या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। यहां तक क्लियर हो गई? और जिस तरह सेल्स सिस्टम ने हमने पढ़ा था, इनवाइसिंग वाले को ही सेल्स रिटर्न भी डील करनी चाहिए, उसी तरह परचेजेज रिटर्न हो तो वो भी इनवाइसेस वाले को ही डील करनी चाहिए। यहाँ पे ये डेबिट नोट जो है ना, ये उसको परचेजेज रिटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। परचेजेज रिटर्न पे डेबिट नोट होता ना, पक्की बात है ना? हाँ, तो सेल्स सिस्टम में ये वाला स्टेप सेल्स रिटर्न के लिए था, परचेज सिस्टम में यही वाला स्टेप रिटर्न के लिए। यहां तक क्लियर? अब चले गए इनवाइसेस इधर 8। अब अगेन अब इसका सिस्टम सारा वही है। GL या अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ने क्या करना है? रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग किस में करेगा? परचेज जर्नल में। और पोस्टिंग कहाँ करेगा? लेजर में। लेकिन पोस्टिंग करता है ये 2 लेजर में, एक होता है कंट्रोल अकाउंट, एक होता है सब। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये रिकॉर्डिंग में गलती कर सकता है? 8 की बजाय नहीं कर सकता? तो ऐसे कर, हाँ कर सकता है, ऐसे नहीं होता, कर सकता है, कर सकता है। बात का ज्यादा समझ रहे हो ना, कुछ आदत होती है। अच्छा, तो अब क्या ये पॉसिबल है कि इनवाइसेस 8 हों, ये रिकॉर्ड 6 कर ले, या 8 हो इनवाइसेस रिकॉर्ड 10 कर ले? तो क्या कंट्रोल है? बैच टोटल। और रिकंसाइल किसको किसके साथ करना है? किसको किसके साथ रिकंसाइल करना है? ये तो बैच टोटल है ना, कल समझाया था। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है 8 ट्रांजैक्शन है, 8 की 8 ही रिकॉर्ड करे, अमाउंट गलत हो? इसके लिए क्या कंट्रोल है? बैच टोटल ही। बैच में कंट्रोल टोटल, पहले वाला ट्रांजैक्शन काउंट था। IT की भी रिवीजन साथ साथ करते हैं। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है रिकॉर्डिंग ठीक की हो, पोस्टिंग में गलती हो जाए? कंट्रोल काउंट में फिगर सही गई हो, सब्सिडी लेजर में एक इनवाइस ओमिट हो गई, पॉसिबल है? इसके लिए क्या कंट्रोल है? अकाउंट स्टेटमेंट नहीं, अकाउंट स्टेटमेंट पे तो हो जाएगा, लेकिन रिकंसिलिएशन। अब आप मुझे खुद बताएं, रिकंसिलिएशन नहीं समझ आई? कंट्रोल अकाउंट में टोटल फिगर सही जाए, सब्सिडी लेजर में एक ट्रांजैक्शन ओमिट हो जाए, तो इसको अकाउंट स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। अगर ईमानदार हुआ तो फिर अकाउंट स्टेटमेंट काम करेगी, वरना अगर किसी की आपने एंट्री नहीं की पेएबल की, तो वो कहेगा, वो नहीं बताएगा, वो आनेगा ही नहीं। तो ये ओमिट हो जाए तो ये रिकंसिलिएशन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जनरल कंट्रोल अकाउंट में ट्रांजैक्शन ठीक थी, सब्सिडरी लेजर में A की बजाय B के अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट आएगी? अच्छा, यहाँ पे A चुप रहेगा, B बोले ओ भाई चीजें तो मैंने ली ही नहीं। अच्छा अजल है कोई A B जिसने पे करना है, हाँ B खुश होगा, ठीक है, B नहीं बोलेगा, A बोलेगा।
हाँ पैसे दो मेरे, ठीक है। ए और बी आपस में सेटलमेंट कर लेंगे, भाई सी चुप कर जाए। भाई ये बात समझ आई आपको? इसमें देखिए जरा क्विकली, सिस्टम सारा समझ आ गया। कंट्रोल्स वही हैं जो कल वाले थे, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी वही। ऑथोराइज मिनिमम रेट के ऊपर बाइंग होनी चाहिए, परचेज ऑथोराइज हो, अपनी मर्जी से परचेज ना करते रहे, अप्रूव सप्लायर अप्रूव्ड होने चाहिए। ये नहीं कि मार्केट में घर से बाहर निकले, जो करीब तरीन दुकान आई उससे सामान लेके आ गए। रिसीविंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि गुड शीट सारी के सारे जितने भी ऑर्डर थे रिसीव हो जाएं और वो एक्यूरेट हो, यानी जो परचेज ऑर्डर में मंगवाया था वही आया हो। इनवाइसेस अकरेंस, अकरेंस का मतलब क्या कि वाकई ही जो चीजें रिसीव हुई हैं उन्हीं की इनवाइसेस आ रही है, ऐसा नहीं कि इनवाइस आ गई चीजें आई नहीं। अगर हुई हो परचेज तो फिर ही लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए, इनवाइस फिर ही बन। अगर कोई डिस्काउंट है तो उसको ऑब्टेन कर लेना चाहिए। इनवाइस बनाते हुए ना डिस्काउंट खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। और रिटर्न ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो, पोस्ट हो। अभी नहीं अल्लाह हाफिज, अब मैं अल्लाह हाफिज है वैसे मेरे मुंह, यानी अभी क्लास खत्म नहीं होने लगी। हाँ जी, इतनी जल्दी ना कहिए, थोड़ी देर के बाद। 2 GRN पेंडिंग है अभी, तो उनका भी कुछ करना है। ये आपको पता है, ये हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर में इसका कुछ किया था। कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटी क्रेडिटर में सब्सटेंटिव प्रोसीजर में जाएं, क्रेडिटर्स के एरिया पे जाए, कंप्लीटनेस के असर्शन पे जाए, उसमें पेंडिंग GRN रिकॉर्ड कर, वो ये थी पेंडिंग GRN, क्योंकि ये काउंटिंग के रूल्स के मुताबिक लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब आते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज की तरफ। सेग्रीगेशन ड्यूटीज है, सेल सिस्टम में था, सेल्स ऑर्डर में था, पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो जहां जहां सेग्रीगेशन ड्यूटीज है टिक कर दूं, ये भी गया, ये भी गया। चले इधर है, इन्हें लिख सकते थे वैसे। प्री नंबरिंग, परचेज ऑर्डर प्री नंबर होने चाहिए, GRN प्री नंबर होनी चाहिए, इनवाइसेस प्री नंबर, इनवाइसेस नहीं होनी चाहिए, इनवाइसेस तो बना ही नहीं रहा, इनवाइसेस क्यों प्री नंबर? सेल इनवाइसेस प्री नंबर होनी चाहिए, सेल इनवाइसेस वो खुद बनाता है। ये परचेजेस में तो सप्लायर की इनवाइसेस आ रही है, वो प्री नंबर थोड़ी होंगी, उन्होंने अपने अपने हिसाब से भेजी होंगी। हाँ, इसमें जो रिटर्न के डेबिट नोट है ना, वो प्री क्यों, वो खुद बना रहा है, वो खुद बना रहा है। अच्छा, वैसे प्री नंबर का पता भी है आपको क्या होता है? 1 2 3, जैसे आप अपनी किताब खोल के देखें, इसमें क्या सारे पेजेस प्री नंबर्ड हैं? प्री नंबर का पहले नंबर। प्री नंबरिंग का फायदा ये होता है कि दरमियान में से कोई पेज, कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग होना, वो पता चल जाती है। कैसे पता चलती है? आप किताब खोल के ऐसे सफे पलट के देखते हैं, सारे सफे, जहां पे सीक्वेंस मिसिंग होगा वो ट्रांजैक्शन ओमिटेड है। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड, हाँ, ये सब अप्रूव्ड सप्लाई की लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए। मार्केट में अच्छे रेपुटेशन से माल वाले सप्लायर से माल उठाना, और इसके ऊपर एक्सेस राइट्स होने चाहिए। ये कोई समझाए मुझे, ऐसा ना हो। एक्सेस राइट का मतलब क्या है? ये फाइल को हर बंदा एक्सेस ना करे, सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस करे। अगर हर बंदे की एक्सेस हुई, वो इसको ओपन करके चेंज कर देगा, अपनी मर्जी का 2 नंबर सप्लायर ऐड कर देगा, रिलेटेड पार्टी को ऐड कर देगा। कोटेशंस होनी चाहिए, ऑर्डर अप्रूव्ड सप्लायर को मिलने चाहिए, परचेजेस ऑथोराइज्ड हो इस डिपार्टमेंट की तरफ से। हर बंदा अपनी मर्जी से परचेजेस ना कर ले। रिसीव गुड्स जब हो, सबसे अहम कंट्रोल केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्पेक्शन। ये पता है क्या करेगा? चालाकी खेलेगा आपके साथ। वो कहेगा गुड रिसीव हो गई, GRN बना के आगे भेज दिया, इंस्पेक्शन नहीं हुई। उस वक्त आपने फिर ये नहीं कहना सर इंस्पेक्शन का जिक्र ही नहीं किया।
जैसे रीचेकिंग वाला है, इंस्पेक्शन होनी चाहिए और GRN को साइन करे रिसीविंग वाला, ये कंट्रोल हो गए। बैच टोटल भी हो गया। चेक ऑडिट ट्रेल इज कंप्लीट, ये क्या है? सारे डॉक्यूमेंट देखें कंप्लीट है कि नहीं। अगर पता चले GRN मिसिंग है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर ऑडिट ट्रेल चेक करते हुए से पता चले GRN मिसिंग है, ऑडिट ट्रेल कंप्लीट नहीं है, क्या इसे फिर भी रिकॉर्डिंग कर देनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, याद रखिएगा। अकाउंट स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन, वैसे ये कंसेप्चुअली है तो ठीक, लेकिन रिकंसिलिएशन पहले आना चाहिए था, अकाउंट स्टेटमेंट बाद में। एग्री करते हैं ना? चलें बट ठीक। आज आपने घर जाके क्या करना है ऑडिट के लिए? ऑडिट के लिए याद करने को नहीं कहा, सेल्स सिस्टम के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ने हैं। परचेज सिस्टम का फिर पढ़ने, याद नहीं करने। परचेज सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स एक्टिविटीज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ने हैं, और खास तौर पे कंट्रोल एक्टिविटी से देखना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बन रहा है, क्या इसी स्ट्रेटजी के मुताबिक बन रहा है, ये सीखना है आज आपने। याद नहीं करना, आज आपने सीखना है। क्या सीखना है? कंट्रोल एक्टिविटी से टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना। कंट्रोल एक्टिविटी से टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाएंगे, फिर जो अगली दवाई आपके लिए तैयार की है मैंने, वो असर करेगी, वरना नहीं असर करेगी। हाँ वो कल के लेक्चर, आज का लेक्चर, हाँ ठीक है, कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं है ना, पर इतवार को क्लास होगी आपके। कल कॉलेज ऑफ है, इतवार को क्लास होगी। हाँ ठीक है, 3 घंटे, हाँ 2 बजे टाइम मैसेज कर दिया जाएगा। उम्मीद है 2 ही होंगे, लेकिन मैसेज कर दिया जाएगा। वो मे बी लास्ट हो, मे बी सेकंड लास्ट हो, आपको पता है। मैं खुद इवैल्यूएट करूंगा। अगर मुझे लगा ना कि इजीली, देखिए बटन मैंने आपके बात की थी पहले, सेम रखना है। देखें अभी भी आज बटन ज्यादा तो नहीं है ना, इसी तरह अगर पूरा होता हुआ ठीक, वरना फिर मंडे को आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और होम असाइनमेंट भूल गया, और होम असाइनमेंट और कर। अब नोट कर लें, अपेंडिक्स का केस 2 और वॉल्यूम 2 में से ये 3 क्वेश्चन, इनमें से कम ये लाजमी करना है। 1A लाजमी करना है, 1A और केस 2 लाजमी करना है, बाकी रीडिंग कर लीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।